यहाँ से क्लास करेंगे या फीस में? ये है ना। और वो बच्चे आने लगे। हाँ वो तो ठीक है। क्या पूछ रही थी, यूट्यूब पे लाइव हो गया? हाँ जी, करना तो नहीं है, हाँ ये तो गो लाइव करना है ना हाँ, बस। वो लाइव ठीक है, ठीक कर दीजिए। पानी बोल दीजिएगा और डोर लगा दीजिए। ग्लास दे दीजिए, बहुत ख़राब लगता है ऐसे बॉटल उठाना। कर दे रही हूँ लाइव, 2 ही मिनट बचा है। कर दीजिए। वैसे तो एक ही बच्चा है, 1 मिनट रुक जाते हैं बच्चा। हाँ, मैं बोले। कर दूँगी 5 बजे। और तो कुछ नहीं करना है नहीं ना और कुछ नहीं करना, बस क्लास बुलाना, ये वाली क्लास है। ये है ना, बस यहाँ से मैं चल जाऊँगी और तो कुछ नहीं करना। नहीं, ठीक है, माइक ऑन कर लेना। हाँ हाँ वो तो ठीक है। You are now unmuted. Good evening all of you. Kaninika, GD and Manu, only 3. So is there any doubt from yesterday's topic? Is there any doubt? Am I audible? Yes, ma'am. एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस वीक तो आपकी पूरी क्लासेस हैं, तो अगर हम अपना क्वेश्चन वाली सीरीज़ को नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे टू सॉल्व। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर प्रीएम्बल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 and citizenship also we have completed. So what I am thinking कि I will make some questions on that and I will share it by tomorrow so that you can solve the मतलब the question based on these topic what we have covered, and afterwards from today what we are going to cover that you will solve the मतलब you will solve in the coming week ना. So first of all, no doubt from tomorrow's side, sorry yesterday's side. Yes, ma'am. No doubt. Okay, so from today we are going to start the part 3 of our Indian Constitution, and the part 3 deals with the fundamental right. Clear? So we have completed part 1 and we have completed part 2 and now we are dealing with part 3, right? तो part 3 में आपका fundamental right given है, और ये जो पार्ट 3 है वो डील करता है आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर, जस्ट अ मिनट, या राइट, actually it has been given the matlab dignity word has been mentioned in the preamble part, we have seen in the yesterday's lecture, but in the commission's answer they haven't matlab they have mentioned that द डिग्निटी वर्ड इज मतलब जो डिग्निटी वाला वर्ड था उसको लेके डिग्निटी आंसर उन्होंने दे के रखा है और उस पर कोई भी मतलब कोई भी क्वेरी नहीं रेज की गई है, तो जो मैंने देखा उसमें वो डिग्निटी ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो मे बी उसमें उस ये या तो सबको मार्क्स अवार्ड कर दिए होंगे, है ना, मे बी ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी प्रीएम्बल में डिग्निटी वर्ड दे के रखा है देन वी विल कंसीडर इट एज अ राइट कि डिग्निटी भी प्रीएम्बल में दे के रखी है। और कोई डाउट? आप स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट।
तो फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में देके रखा है। पार्ट 1 हमने देखा कि इंडिया स्टेट्स का यूनियन है, पार्ट 2 हमने देखा कि सिटीजन्स कैसे, हमारे सिटीजनशिप कैसे अवॉर्ड की गई। अब बारी आती है कि हम अपने लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने फंडामेंटल राइट दिए। एक वर्ड आप समझिए, एक वर्ड आपने सुना होगा फैसिलिटी, और एक वर्ड है राइट। ऑलमोस्ट उस सिनोनिम ही होता है, सिनोनिम की तरह लोग यूज़ करते हैं फैसिलिटी एंड राइट। जैसे सपोज कि आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे ड्रिंकिंग की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल हेयर, फैसिलिटी है। या फिर मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको बैठने की फैसिलिटी है। और दूसरा वर्ड होता है राइट। तो इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटी एंड राइट? मैम राइट तो मैम हक है ना, वो तो हमें मिलना ही चाहिए, मतलब हक ही हो गया। और फैसिलिटी मतलब कोई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो एकदम वो नहीं है कि कंपल्सरी कि वो मिलेगा ही मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली राइट और फैसिलिटी में जो बेसिक डिफरेंस है, राइट का मतलब होता है टू विच वी आर, मतलब द पर्सन जो देने वाला है वो पर्सन बाइंड है कि वो हमें दे, और फैसिलिटी में दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दैट पर्सन कि वो हमें दे या ना दे। ठीक है, तो अब फंडामेंटल जो राइट है इसका मतलब ये हुआ कि जो देने वाली अथॉरिटी है, द अथॉरिटी इज मतलब दिस इज बाइंडिंग ऑन द अथॉरिटी दैट दे हैव टू प्रोवाइड दीज राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने फैसिलिटी वर्ड डाला होता है कि फंडामेंटल फैसिलिटी हम देने वाले हैं, तो इसका मतलब तो ये था कि वो कभी भी इन्फ्रिंज कर सकते थे। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने डाला फंडामेंटल राइट। तो राइट का मतलब कि जिसको देने के लिए जो देने वाली बॉडी है वो बाइंडिंग है उन पे, दे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव द फंडामेंटल राइट टू आवर सिटीजन्स। अगर ये इन्फ्रिंज होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होती है तो देन द राइट मतलब द पर्सन हैज द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि आई एम नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज माई राइट्स इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट दिया क्यों गया है? ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो उन्होंने स्लेवरी देखी थी ब्रिटिश एरा में, या जो है एक अच्छा डिग्निफाइड लाइफ नहीं देखा था, तो वो सारी चीज़ें उनको एक अच्छे टर्म्स में मिल पाए, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उनको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया राइट और फैसिलिटी में। तो हमें यहाँ पे पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट। अब इसके बाद जो पार्ट 3 है वो कौन से आर्टिकल्स में डील करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल मतलब पार्ट 3 में गिवन है। लेकिन जो आपकी फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग होती है वो होती है आर्टिकल नंबर 14 से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है कि फंडामेंटल राइट देने वाली बॉडी कौन सी होगी, और फंडामेंटल राइट अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद 32 तक आपका फंडामेंटल राइट है, फिर 33, 34, 35 इसमें ये होगा कि किसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि पार्ट 3 में कौन से मतलब किन आर्टिकल्स को डील करता है, तो पार्ट 3 आपका डील करता है आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से गिवन है, तो आपका फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 14 टू 32। वहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 12 और 13, 33, 34, 35 कवर नहीं होते हैं। क्लियर? अब ये जो हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिस राइट द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ लिए थे। और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जो मतलब जो जैसे हमारे यहाँ पे पार्ट 3 का टाइटल है फंडामेंटल राइट, उनका टाइटल है बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट से हमने अपना फंडामेंटल राइट डिराइव किया है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये इन्फ्रिंज होता है, क्योंकि राइट से तो अगर इन्फ्रिंज होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? जुडिशरी के पास जा सकते हैं, दैट आई एम नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज माई राइट्स इन अ प्रॉपर वे। तो जुडिशरी वो गाइडलाइंस इशू करेगी। तो दीज राइट्स आर जस्टिफिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि अगर ये मेरे राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स बॉडी में या जुडिशरी में जा सकती हूँ कि मैं अपने राइट का एक्सरसाइज प्रॉपर वे में नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अब बारी बारी से आर्टिकल्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 12। अब
अब हमें फंडामेंटल राइट मिल रहा है, हमें राइट्स मिल रहे हैं, हम बार बार यही बात कर रहे हैं ना कि हमें राइट्स मिलेगा, तो यानी एक देने वाली बॉडी होगी। तो देने वाली बॉडी कौन होगी? स्टेट। अब जैसे कि हम अगर वैसे आप समझो तो एमपी यूपी इनको भी स्टेट कहते हैं, लेकिन पॉलिटी की भाषा में इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटी आप नेशन को स्टेट कहते हैं, मतलब इंडिया एज अ स्टेट। एक्चुअली जो अभी इसमें हमने पढ़ा नहीं, लेकिन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो ये बस आप समझ लो कि जो पॉलिटी के टर्म में स्टेट को हम मानते हैं, वो कहते हैं कि एक तो डिफाइंड ज्योग्राफी होगी, कि मतलब एक डिफाइंड ज्योग्राफी की कोई किसी एंटिटी को हम स्टेट कब कवर करेंगे कि एक डिफाइंड ज्योग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफाइंड टेरिटरी जिसको कह सकते हैं कि डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। अब उस डिफाइंड टेरिटरी में रहने वाले लोग होने चाहिए, यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब उस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? सोवरेन होनी चाहिए। सोवरेन का कंसेप्ट हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था। सोवरेन मतलब कि जो बाहर वाली कोई भी पावर उनको कंपेल नहीं कर सकती कि टू मेक रूल अकॉर्डिंग टू अस। अब अगर इस डेफिनेशन, जो पॉलिटी की डेफिनेशन है स्टेट पे, अगर हम उसको समझें तो अगर मान लीजिए यूपी को समझना है, तो यूपी की डिफाइंड ज्योग्राफी है, तो हम कह सकते हैं हाँ यूपी की डिफाइंड ज्योग्राफी है, इस शहर से लेके इस शहर तक यूपी आता है, यूपी में रहने वाली पॉपुलेशन है, हाँ यूपी के लोग हैं, जो यूपी की गवर्नमेंट है, हाँ यूपी में एक गवर्नमेंट भी है योगी जी की। अब क्या वो गवर्नमेंट सॉवरेन है कि मतलब ऐसा क्या यही पॉसिबल है कि जो यूपी की जो गवर्नमेंट है जो वो रूल बनाएगी दैट इज ऑलवेज मैंडेटरी? तो ऐसा तो मैंडेटरी है नहीं। हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको जाके बोल दे कि नहीं ये रूल ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, तो यानी वो गवर्नमेंट सोवरेन नहीं है, ठीक है। तो यूपी स्टेट नहीं, यूपी क्या है? प्रोविंस। इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटी यूपी इज प्रोविंस। लेकिन इंडिया में यही चीज देखिए, इंडिया की डिफाइंड ज्योग्राफी है, हाँ इंडिया की डिफाइंड ज्योग्राफी है। इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हाँ इंडिया में रहने वाले लोग हैं। इंडिया में गवर्नमेंट है, तो हाँ इंडिया में इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट सोवरेन है, हाँ वी आर सोवरेन। हम जैसा रूल चाहते हैं अपने इंडिया में वी कैन फ्रेम। क्लियर? मैम अगर इंडिया फुल्ली फेडरेशन होता तो फिर हम इसको स्टेट कह सकते थे ना, यूपी को भी? अगर होता तो, लेकिन अभी नहीं, जैसे कि जो स्टेट की, जैसे अगर आपका वो है यूएसए में भी ऐसा है कि स्टेट और यूनियन अपना अलग अलग वो बनाते हैं, अपना डिफरेंट लॉ बनाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लॉज ऐसे हैं जो वो उनको अपने सेंटर से पूछ के ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट वहाँ पे सोवरेनिटी की डिमांड नहीं कर सकती। इसी तरह इंडिया में भी अगर वो फेडरेशन भी होता, स्टिल ऐसा है कि कुछ ना कुछ लॉज को डिपेंड करके रखा जाता है सेंटर पे, नहीं तो उससे क्या हो जाता है, सेपरेशन क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि मान लो कि अगर वो यूपी की गवर्नमेंट भी सोवरेन है, एमपी की गवर्नमेंट भी सोवरेन, तो वो सोचेगी ना कि हम इंडिया में क्यों रहे, वी आर नॉट इंडिया, हम एक नया देश बना लेते हैं, यूपी एक नया देश बन जाएगा। तो उसमें नहीं जाते हैं, अभी अब डिबेट में नहीं फंसते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। को स्टेट कहते हैं, हाँ इंडियन राइट। तो अब मतलब हमने ये समझ लिया कि फंडामेंटल राइट हमें देने वाली बॉडी कौन होगी? स्टेट विल प्रोवाइड। तो अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हम किसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? स्टेट के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये समझते हैं कि स्टेट में कौन कौन सी, मतलब जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट को डिफाइन करता है। कौन से स्टेट को डिफाइन करता है? वो स्टेट जो हमें फंडामेंटल राइट देने वाली है। तो इन्होंने चार कैटेगरी बनाई कि ये चारों कैटेगरीज स्टेट के अंडर फॉल करेंगी, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट हमारी स्टेट है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट की अपनी जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। लोकल गवर्नमेंट आपकी पंचायत म्यूनिसिपल जो भी बॉडीज हैं वो सारी भी स्टेट को इनकम पास करती हैं। और अदर अथॉरिटी विच आर डीलिंग विद द स्टेट, जैसे आपका LIC हो गया, BSNL हो गया, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी है विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वो सारी भी स्टेट के पार्ट होंगे। तो अगर ये सारी बॉडी हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो वी कैन गो अगेंस्ट देम टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? आर्टिकल 12 बताता है स्टेट कौन होगा, who will be the state and who is going to provide the fundamental right to the people of India। तो स्टेट को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। अब अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है या वॉयलेट करता है या अगेंस्ट जाता है फंडामेंटल राइट के, सपोज कोई राइट है मुझे, जो फंडामेंटल राइट मुझे मिला हुआ है, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो जुडिशरी उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है कि अभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया हुआ है लेकिन अब उसका एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने कल भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अमेंडमेंट्स जब होते हैं तो वो दैट
particular thing is in the constitution but now its application is totally restricted. Clear? तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जितने भी राइट, जो भी फंडामेंटल राइट हमारे पास गिवन है, अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा रूल बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता हो या इन्फ्रिंज करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी. ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13. अब शुरू होता है आपका फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट की जो स्टार्टिंग है वो आपकी आर्टिकल नंबर 14 से है और इनको इन 6 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया. आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक एपेक्स बुक ऑफ लॉ. एपेक्स बुक ऑफ लॉ नहीं, एपेक्स बॉडी. आई हैव सेड एपेक्स बॉडी मतलब सुप्रीम कोर्ट. हर चीज का जो एपेक्स मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है. तो एपेक्स कोर्ट कौन सी होगी, हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट. तो वो मैंने बोला कि एपेक्स कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकती है. क्लियर इंद्रनील? क्लियर? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है 14 से 32 तक, उनको इन 6 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है. ठीक है, और अलग अलग, जैसे कि अब 6 पार्ट्स में क्या क्या है, जैसे कि पहला है राइट टू इक्वेलिटी. ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 टू 18 है. तो इस तरीके से राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो ये जो राइट्स हैं ये आपके आते हैं आर्टिकल 14 टू 35 और इनको इन 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, तो अब हम बारी बारी से एक एक राइट को देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या तो वो मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर राइट हैज बीन डीलिंग इन विच आर्टिकल ऑफ द, मतलब विच आर्टिकल इज डील विद राइट टू इक्वेलिटी. राइट टू इक्वेलिटी है इज गिवन फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल. तो इस तरह से इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं आके फंडामेंटल राइट से. तो अब जो राइट टू इक्वेलिटी वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इट कवर्स आर्टिकल फ्रॉम 14 टू 18. 14 से 18 तक की जितने भी राइट्स हैं वो आपके राइट टू इक्वेलिटी के अंडर फॉल करते हैं. ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी में आपके 14 से लेके 18 तक के राइट कवर होते हैं. पहला है आपका आर्टिकल नंबर 14. आर्टिकल नंबर 14 कहता है, इसमें 2 टर्म है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. पहली बात उन्होंने कही कि कानून की मतलब इन द आईज ऑफ लॉ ईच एंड एवरी पर्सन इज सेम. ठीक है, तो अगर ईच एंड पर्सन इज सेम का मतलब ये था कि सपोज कोई क्राइम हैज बीन डन बाय श्रुतिका एंड द सेम क्राइम हैज डन बाय कनिनिका, सेम क्राइम हैज बीन डन बाय द बोथ. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि इन द आईज ऑफ लॉ यू बोथ आर सेम. तो जो पनिशमेंट कनिनिका को होगी, दूसरी कौन थी, तो वही पनिशमेंट श्रुतिका को भी होगी. क्लियर? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब इन द आईज ऑफ लॉ ईच एंड एवरी पर्सन विल बी सेम. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जुडिशरी में जब आप देखते हैं तो वो ब्लाइंड आई देखते हैं. ब्लाइंड आई जो लेडी होती है, क्योंकि वो ये बताता है, वो सिंबलाइज करता है कि कानून जो ये जो लॉ है वो ब्लाइंड आई फोल्डेड है और वो सेम जो उनका वो होता है तराजू होता है वो एकदम सेम लेके चलते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन विल बी सेम इन द आईज ऑफ द लॉ. क्लियर? तो दूसरा पहला तो हाँ मैम आर्टिकल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है. हाँ ये बिल्कुल, वो तो वी विल डील इन द मतलब व्हेन वी डील विद आवर एमसीक्यू पार्ट ना, तो क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेंगे. पहले आप हाँ इतना आर्टिकल है ना, तो याद कैसे रहेगा इतना आर्टिकल? याद रहता है बेटा, ये तो जब आप पढ़ रहे हो ना तो आर्टिकल 14 से 32 में आपको डिटेल्ड नहीं पूछता है, मतलब जैसे कि इक्वेलिटी कौन से आर्टिकल में गिवन है या आर्टिकल 14 किससे डील करता है. तो इसीलिए तो हम क्लास के लेक्चर्स और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम टाइम तक हमें याद रहे और बहुत ईजिली याद रहेगा. अभी आप पूरा समझ लोगे तो ईजिली याद रहेगा. तो पहला तो हो गया इक्वेलिटी बिफोर लॉ और दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कि मतलब सपोज देखो 2 टर्म्स है, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो आपको क्लियर हो गया कि इन द आईज ऑफ लॉ ईच एंड एवरी पर्सन इज सेम. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब कि वो इक्वलिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे. सपोज कि मैं एक विलेज साइड एरिया से बिलोंग करती हूँ एंड जीडी इज फ्रॉम दिल्ली. तो जीडी अब जीडी जब एसएससी का एग्जाम देंगे देन डेफिनेटली ही विल गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन मी.
तो अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से तो मैं क्या इक्वलिटी में हूँ जीडी के? मैं और जीडी एक साथ कंपटीशन में बैठ रहे हैं। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो मतलब वो एरिया नहीं मिल पाया जहाँ से कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मेरी डेवलप हो पाती, तो मेरी नहीं डेवलप हुई। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनाया गया कि द पर्सन हु इज अ ग्रेजुएट कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो इस हिसाब से तो मेरे शायद वो अनजस्टिस हुआ या अनइक्वलिटी हो गई, ठीक है, कि मी एंड जीडी इज नॉट एट पार। तो अब इसके लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ वेलफेयर मेजर्स लेके मुझे भी अपलिफ्ट करके जीडी के लेवल तक ले आएगी, जैसे कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे बुक्स प्रोवाइड हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे थोड़े से अफर्मेटिव एक्शंस लेके गवर्नमेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला देगी, उसके बाद ये क्राइटेरिया रख देगी कि नाउ मेरिट विल डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू सिक्योर अ सीट इन द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो इसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपसे सिंपली ये पूछता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में दिया है, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में दिया है। हम उसके आगे पीछे का डिस्कशन इसलिए करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें बिल्कुल स्टिक हो जाए और आपको मगअप ना करना पड़े। क्लियरिंग और नॉट। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 14 ने ये बात कर ली कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब किन किन ग्राउंड्स पे स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किन किन ग्राउंड पे स्टेट को ये राइट नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके किसी भी सिटीजन के साथ, तो वो ग्राउंड्स देके रखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। और उसके लिए जो ग्राउंड्स प्रोवाइड किए, ये ग्राउंड्स 6 ग्राउंड है। एक तो रिलीजन के बेसिस पे आप स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रेस के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कास्ट के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सेक्स के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब कि कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप इस प्लेस से रहते हो तो यू आर बाउंड। मतलब कोई झारखंड में है और दिल्ली में वो रहना चाहता है, तो स्टेट ये नहीं कर सकता कि झारखंड में रहने वाले सारे के सारे ट्राइब्स होते हैं तो दे कैन नॉट मैनेज टू लिव इन द अर्बन सेक्शन ऑफ द कैपिटल सिटी दैट इज न्यू दिल्ली। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। लेकिन एक यहाँ पे क्लॉज जोड़ दिया गया, वो क्लॉज जोड़ दिया गया जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये माना जाता है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि अगर स्टेट उनके लिए वेलफेयर मेजर्स नहीं लेगा तो वो सेक्शन सोसाइटी से धीरे धीरे कटता चला जाएगा। तो आर्टिकल 15 में 2 बातों को जोड़ दिया गया कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट ऐसा कर सकता है। तो मतलब अगर कोई जैसे कि मान लीजिए कि कहीं इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा होगा इलेक्शन में कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे केवल विमेन ही स्टैंड कर सकते हैं, ऐसा कैंडिडेट केवल विमेन ही स्टैंड कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो इस तरह से कि तो हो गया कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया था कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें डाली इसलिए गई ताकि जो विमेन्स है वो भी एक मेन मतलब मेन फोर फ्रंट पे वो भी आ जाएं, क्योंकि वो मतलब वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड रही हैं। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए विमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट रिजर्वेशन ला सकता है, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। रिजर्वेशन तो फिर आर्टिकल 15 खिलाफ हो गया। क्यों खिलाफ क्यों हो गया? अभी तो क्लियर किया ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अभी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखो, कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट में अभी कास्ट, अभी अगला स्लाइड आपका जो आर्टिकल 16 है वहां से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ है। एक बार आप पहले पूरा सुन लो, देन यू विल रेज योर क्वेरीज। मैम, हाँ प्रेरणा प्लीज। The laws, the reservations, I think the question is similar to one of the questions that's been asked, whether the reservation system, will it also fall under the positive discrimination category? Yeah, we are discussing right now. First of all, we will discuss Article 16, then we will discuss the reservation policy as well, right? तो अभी आपने देख लिया कि आर्टिकल 15 में तो हमने ये 6 ग्राउंड्स दे दिए कि इसके बेसिस पे जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमने देखा कि वो रिजर्वेशन ला सकता है, पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। लेकिन फिर आर्टिकल 16 लाया गया। ये तो अब ये आर्टिकल 16 लाया गया स्पेशली टू गिव द अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब। और जो आपका रिजर्वेशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब या एडमिशन के लिए ही फॉल करता है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, जो कि हमने 6 ग्राउंड्स देखे थे, वो 6 ग्राउंड तो इसमें है ही। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो थे ही। इसके साथ साथ 2 चीज़ों को और जोड़ दिया गया,
डिसेंट एंड रेजिडेंट। ठीक है, डिसेंट और रेजिडेंस के बेसिस पे भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अभी पूरा पहले आप लेक्चर समझ लीजिएगा, देन यू विल आस्क योर क्वेरीज, तो वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो अभी जैसे कि मान लो यूपी का कोई एग्जाम होता है, यूपी में कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है, और एमपी का कोई बच्चा है वो चाहता है कि मैं यूपी के एग्जाम में बैठ जाऊं, तो स्टेट ऑफ जो यूपी का स्टेट है वो एमपी के स्टेट के बच्चे को ये कहकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ अदर स्टेट, सो यू आर नॉट बी एबल टू सिट इन आर एग्जामिनेशन। क्लियर। तो रेजिडेंस के बेसिस पे या डिसेंट के बेसिस पे, मतलब वो हमेशा का मतलब रेजिडेंस मतलब होता है वो अभी जाके, और डिसेंट मतलब उसके की पैदाइशी, वो जब से पैदा हुआ है तब से वहीं पे रह रहा है, तो उसके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया गया। आर्टिकल ये जोड़ा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, कोई भी ऐसा कानून जब स्टेट को, स्टेट अभी हमने समझ लिया मतलब हमारा ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये कह के नहीं रोक सकते कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किन बेसिस पे? अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये रियलाइज हो जाता है कि कोई सिटीजन बैकवर्ड रहा है, कोई सिटीजन या जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो हमेशा से बैकवर्ड रही है, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके लिए हम एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाएं, तो आप स्टेट को कभी भी प्रोहिबिट नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए। और यहीं से आपका इमरजेंस होता है रिजर्वेशन का। ठीक है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है रिजर्वेशन की, जब ये क्लॉज डाल दिया गया कि कोई भी कानून या कोई भी सिटीजन ये कह के स्टेट को प्रोहिबिट नहीं कर सकते कि वो किसी जो सेक्शन, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, या स्टेट को ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज़ बीन नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली, तो उनके लिए स्टेट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके रिजर्वेशन ला सकता है। नाउ गेटिंग और नॉट, तो रिजर्वेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 16 से डील करता है, क्योंकि यहीं पे ये जो बात हुई थी वो हुई थी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशन की पॉलिसी स्टार्ट होती है वो इस क्लॉज को जोड़ने के बाद आ गई कि कोई भी कानून, कोई भी चीज़ स्टेट को ये कह के प्रोहिबिट नहीं करेगी कि वो अफर्मेटिव एक्शन ना लेकिन के लिए जो कि प्रॉपरली या एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी एससी की लिस्ट में जाने के लिए कुछ होता है ना, कि अभी कुछ दिन पहले गुर्जरों का आपने मूवमेंट देखा होगा कि नहीं, हमें भी आप इस कैटेगरी में मतलब हम भी इस कैटेगरी में आने चाहिए, या हमेशा ऐसे होता है ना कि हमको भी इस सेक्शन में ले आओ तो हमें भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो वो जो है घटता बढ़ता रहता है। वो इसी बेसिस पर डिमांड करते हैं कि वी आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं है। एक राजस्थान में आपने मीना ट्राइब के बारे में सुना होगा, मीना ट्राइब को रिजर्वेशन दे के रखा है, इसलिए आज की डेट में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीना कैंडिडेट सिलेक्ट होके आते हैं, वो इसी बेसिस पे कि उनको ये देख स्टेट गवर्नमेंट चेक करती है कि दिस पर्टिकुलर कास्ट और दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है आपका वो यहाँ से डिराइव होता है। अब आता है आपका आर्टिकल 17। एक्चुअली जब इंडिया कॉलोनाइज थी तो दैट टाइम अनटचेबिलिटी इज़ वेरी प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी। तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको सीधे फंडामेंटल राइट बना के हटा दिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज होता तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट थी कि हमारे यहाँ इक्वल सोसाइटी तो बन ही ना पाती, कि जो है ब्राह्मण उनके साथ हेट करेंगे, क्षत्रिय उनके साथ हेट करेंगे, या एक साथ इतने सारे लोग काम ही नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अनटचेबल। उनको अनटचेबल आप उनको टैग कर दोगे तो उनके साथ आप काम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो इक्वल सोसाइटी कभी बन नहीं पाएगी। इसलिए उस चीज़ को सीधे कानून नहीं बनाया गया, उसको सीधे फंडामेंटल राइट में इंट्रोड्यूस करके और कहा गया अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, पूरी तरह से खत्म की गई। एंड इस प्रैक्टिस, अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं तो फॉर्म इज फॉरबिडन, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उसके लिए पनिशमेंट भी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी, जो भी इसके लिए पनिशमेंट है, जब भी अनटचेबिलिटी की बात होगी तो वो सब आपका आर्टिकल 17 डील करता है। जब भी अनटचेबिलिटी की बात होती है या ये कहा जाता है कि ये कानून अनटचेबल लोगों के फेवर में है, या अगर आप कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए ऐसा लॉ है या इस तरह की पनिशमेंट होगी, वो सारा आपका आर्टिकल 17 में फॉल करता है। आपसे क्वेश्चन सिंपली यही पूछता है कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में गिवन है, दैट्स इट। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 ने क्या किया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया। एक्चुअली उस समय बहुत सारे राजा महाराजा थे, तो वो अपने नाम के पहले बहुत सारे टाइटल्स लगाते थे। जैसे आपने अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री आपकी हो गई है तो उसमें आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त ने अपने नाम के पहले विक्रमादित्य का टाइटल लिया था,
ठीक है। जैसे अशोक का नाम आपने सुना होगा तो उन्होंने प्रियदर्शिनी करके टाइटल ले रखा था। तो ऐसे जब जो हमारा इंडिया था तो उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो अपने नाम के पहले महाराजा धीराज और राजा धीराज इस तरीके के टाइटल होल्ड करते थे। तो उससे क्या होगा कि कभी भी सोसाइटी इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ ही नहीं पाएगी। सपोज कि अब इंद्रनील जीडी हम ऐसे नाम लेके बुला रहे हैं और इसमें कोई अपने नाम के पहले टाइटल लगा दे तो हम कैसे बुलाएंगे, महाराजा धीराज इंद्रनील या महाराजा धीराज जीडी। तो इस तरीके से जो है टाइटल जो भी लगाते थे तो इसको हमने क्या किया, पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे पोस्ट है या कुछ जो है जो प्रोफेशंस हैं जहाँ पे हम टाइटल को देना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई पीएचडी स्कॉलर है उसके नाम के पहले डॉक्टर लगता है, ठीक है। या फिर कोई अगर आप इंजीनियर है तो आपके नाम के पहले इंजीनियर लगता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम के पहले सीए लगता है। इसी तरह मिलिट्री में टाइटल्स अलाउड कर दिए गए, मेजर्स होते हैं या आपके लेफ्टिनेंट्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल कर दिया गया। लेकिन इनका ये एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, आपके मिलिट्री, एकेडमिशिया एंड प्रोफेशनल्स के लिए ये एक्सेप्शन छोड़ दिया गया कि इनके नाम के पहले आप टाइटल ले सकते हैं। और अगर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अगर आप सोच रहे हो कि टाइटल तो हम देते हैं, भारत रत्न देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं, तो दीज आर नॉट टाइटल, दिस इज द रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी को भारत रत्न की टाइटल दे दी गई है। लता मंगेशकर को भारत रत्न की टाइटल नहीं दिया गया। भारत रत्न इज काइंड ऑफ ऑनरिंग, मतलब वो एक तरह से उनका ऑनर है, भारत रत्न का टाइटल नहीं देते हैं, ठीक है। तो टाइटल और ऑनर में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि वो उनको ऑनर किया जा रहा है। तो टाइटल को हमारे यहाँ पूरी तरीके से एबॉलिश करके रखा गया है। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मे बी आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आने लगे। अब उसके बाद अब आपका आर्टिकल 14 to 18 हमने कवर कर लिया। 14 to 18 में ये हमने देख लिया कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं जो राइट टू इक्वलिटी में फॉल करते हैं। राइट टू इक्वलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी आर्टिकल नंबर 14 to 18 कोई प्रॉब्लम है? आर्टिकल 14 to 18 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको याद भी हो गया होगा कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है। राइट टू इक्वलिटी इज फ्रॉम 14 to 18। हाँ प्रेरणा प्लीज। आर्टिकल 15 में आप कह रहे थे कि 2 क्लॉज ऐड कर दिए हैं, लेकिन वहां पे में एक क्लॉज ऐड किया है जिसमें विमेंस और बच्चों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। ओके, सो देयर इज जस्ट वन। कूल। ओके, इज देयर एनी मोर? अब याद रहेगा आपको राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, 14 to 18 और सारे रिजर्वेशन। वैसे तो आपसे रिजर्वेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव गेट एन आइडिया अबाउट हाउ द रिजर्वेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री। क्लियर? नाउ वी आर डीलिंग विद राइट टू फ्रीडम। अब जो राइट टू फ्रीडम है आपका, ये आपको अवॉर्ड किया गया है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो अब 14 to 18 क्लियर है। 19 to 22 बात करता है राइट टू फ्रीडम की, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में अब बारी बारी से देखते हैं एक एक आर्टिकल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 19, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे कि अब ये स्लाइड से आपको समझ लीजिएगा, इसमें अलग अलग है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेजिडेंस, मूवमेंट, प्रोफेशन, ये ऐसा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब इसको देखो ऐसे है, आर्टिकल 19 हमें ये फ्रीडम देती है कि हम क्या करेंगे। पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब मेरे मन में कोई थॉट आ रही है, मैं उसको बोल के आपको समझा सकूं। स्पीच बोलने का और एक्सप्रेस करने का, मतलब मैंने सोचा और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस भी किया आपके सामने, तो इसकी क्या है, मुझे फ्रीडम है, ठीक है। ये फ्रीडम मुझे कहाँ से डिराइव हो रही है, आर्टिकल 19 मुझे ये फ्रीडम देता है कि मैं कैसे भी थॉट्स रख सकती हूँ, फ्रीडम रख सकती हूँ और उसको एक्सप्रेस भी कर सकती हूँ। अब जैसे कि जो हमारे कभी कभी पोल्स होते हैं ना कि सोशल मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी हमारे पोल्स हो जाते हैं कि जैसे कि इस तरह की ड्रेस, इस पर्टिकुलर ड्रेस को अलाउ करना चाहिए कॉलेज में या नहीं करना चाहिए। तो अब सबकी अपनी अपनी राय होगी, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो अब हर किसी के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने थॉट्स को पहले तो सोचे और उसको एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस करने के बाद हमें एसोसिएशन बनाने की राइट भी आर्टिकल 19 के थ्रू हमें एसोसिएशन बनाने की राइट दी गई कि हम सब अपने एक एसोसिएशन बना सकते हैं। सपोज हमारा एसोसिएशन हो जाए, मेरा है, मैं, कृतिका, श्रुतिका एंड चेल्सी, स्वाति, वी ऑल गर्ल्स फॉर्म एन एसोसिएशन कि हम किसी थॉट्स पे हम सबके एक जैसे विचार हैं, उसको लेके हमने अपना एसोसिएशन बना लिया।
या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमने अपना एसोसिएशन बना लिया, या फिर मान लो हम कोई काम करना चाहते हैं तो एसोसिएशन का भी बनाने का भी जो राइट है, जो राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम है हमें एसोसिएशन बनाने की, वो भी हमें आर्टिकल 19 देता है कि आप किसी तरीका एसोसिएशन बना सकते हैं। फिर हमें आर्टिकल 19 अवॉर्ड करता है असेंबली, मतलब कि अब उस असेंबली का मतलब होता है कि एक जैसे कि एक आपकी लोकसभा असेंबली होती है, राज्यसभा असेंबली, उसमें छोटे छोटे असेंबली लेके नहीं कि पर्टिकुलर लोग डिबेट करते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं तो वो सुनते हैं। असेंबली जो छोटी छोटी होती है उनका भी जो फ्रीडम है वो हमें आर्टिकल 19 देता है। अब इसके बाद आर्टिकल 19 हमें ये भी राइट देता है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके बस सकते हैं, रहना शुरू कर सकते हैं। इसमें बस कुछ है वो जो कि आर्टिकल 19 में नहीं है, वो जब हम लास्ट में एक्सेप्शंस कुछ पढ़ेंगे तो उसमें, लेकिन आप जान जाओ पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा था, अभी तो जम्मू कश्मीर से वो चीज़ हटा दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर में आप लैंड को नहीं ले सकते थे, लैंड की कोई भी परचेसिंग जो अदर स्टेट्स थे वो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में इनर लाइन परमिट का सिस्टम है, वहाँ पे हम इसी तरीके से वहाँ पे इवन आपको जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। वहाँ पे सिर्फ घूमना है, कुछ करना है तो भी आपको इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ेगा। इवन वहाँ बसने के लिए भी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आर्टिकल 19 बाकी हर जगह पे रेजिडेंस का भी हमें राइट देता है। तभी आप देखते होंगे यूपी के लोग दिल्ली आके बस जाते हैं, तो एमपी के लोग मे बी बैंगलोर जाके बस जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो रेजिडेंस की भी जो भी हमें फ्रीडम है वो भी हमें आर्टिकल 19 देता है। इसके साथ साथ मूवमेंट का हम चाहें तो एक अपना पीस मूवमेंट लेके जा सकते हैं। पीस मूवमेंट जैसे कि अभी आप निर्भया के टाइम में आपने देखा होगा, जब निर्भया केस हुआ था तो लोगों ने कैंडल मार्च निकाली थी, बहुत सारी सभाएं की थी। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, मूवमेंट का भी की जो भी फ्रीडम है वो भी हमें आर्टिकल 19 से ही वो सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। फिर प्रोफेशन, मतलब मुझे ये राइट है कि जो भी प्रोफेशन मैं अपने अकॉर्डिंग चाहूँ उस प्रोफेशन में मैं काम कर सकती हूँ। मेरा मन करे तो मैं टीचर बन के पढ़ाऊँ, और ये मेरा मन करे तो मैं हो सकता है सिंगर बन के गाना गाऊँ, तो वो अकॉर्डिंग टू मी। तो प्रोफेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन आई वुड लाइक टू चूज, राइट। तो हमें क्या क्या इसमें आर्टिकल 19 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, एसोसिएशन बनाने की बात की गई, असेंबली बनाने की बात की गई, मैं कहीं भी रह सकती हूँ उसका भी राइट मुझे आर्टिकल 19 देता है, मूवमेंट लेने का भी आर्टिकल 19 हमें राइट देता है। उसके साथ साथ कोई भी प्रोफेशन, आई कैन चूज एनी प्रोफेशन। ये मूवमेंट वो नहीं है कि हम जहाँ चाहें, अरे तो अभी पूरा पहले लिसन ऑल दोज थिंग केयरफुली, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ डाल दी गई, एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि इसमें हमने सम रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, क्योंकि अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, या असेंबली बनाने का राइट है, या मूवमेंट का राइट है। तो इसमें इन्होंने क्लॉज ये डाला कि कभी भी अगर पब्लिक ऑर्डर में मास में अगर आपके मूवमेंट की वजह से या आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, नेशन एकदम पीसफुली अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने ऑल ऑफ सडन आके ऐसा कुछ कह दिया, और आप अगर ये बोलते हो कि हमने तो फ्रीडम ऑफ राइट, ये जो हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम मिली थी स्पीच और एक्सप्रेशन की, हमने उसके सपोर्ट में, मतलब उसका आड़ लेके आपने ये अपनी बातें कर दी, जैसे कि इंडिया का पीस बिगड़ता है, तो आपके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है। तो सम रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे डाली गई है कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें अगर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है तो इसको कर्टेल किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ डाल दी गई नेशनल इमरजेंसी। कभी कभी जब नेशनल इमरजेंसी आप आर्टिकल 352, 356 और 360 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट दिए गए, कब कब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 को जो है रोक देते हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि मान लो कि हमारे खिलाफ चाइना वॉर कर देता है, चाइना और इंडिया का वॉर चल रहा है, और हम जाके पहुँचना चाहते हैं कि हमें तो अरुणाचल प्रदेश में घूमना है, क्योंकि मेरे पास ये राइट है कि मैं कहीं भी जाके मैं अपनी मूवमेंट कर सकती हूँ, या मैं कहीं भी जाके बच सकती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि नेशनल इमरजेंसी में भी ये आर्टिकल 19 पूरी तरीके से कर्टेल होगा। और अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी कर दी जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तो भी आर्टिकल 19 क्या होगा, कर्टेल होगा। मणिपुर भी इंक्लूड हो गया इनर लाइन परमिट में। अभी तो ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा है मणिपुर के लिए एकदम मतलब पॉलिसी आई है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले इस चीज़ को न्यूज़ में लिया गया था, मणिपुर भी डिमांड कर रहा है कि उसको भी लेना है, लेकिन वो पूरी तरीके से हुआ है या नहीं अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन हाँ, इसकी डिमांड चल रही है कि दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि मुझे भी उसमें डाल दो, ठीक है, इनर लाइन परमिट में। आर्टिकल 19 क्लियर हो गया। प्रेरणा,
I remember at one point of time, you were telling us the difference between freedom and liberty, and telling how we have liberty to certain things and not freedom exactly. But here we are seeing that we are free to do these things. हाँ एक्चुअली मतलब लिबर्टी मतलब होता है जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाए, और फ्रीडम का मतलब होता है Yeah. जहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो आर्टिकल 19 हमें लिबर्टी नहीं देता, हमें आर्टिकल नंबर जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम देता है। एक्चुअली यहाँ पे ये फ्रीडम ही तो है। अगर लिबर्टी होती तो ये सारी चीज़ें, लिबर्टी का मतलब जहाँ पे कोई भी रोक ना लग सके, लेकिन ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया था तब उन्होंने हमें फ्रीडम ही दी थी। जब रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं, ये बाद में अमेंडमेंट करके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाले गए, और वो भी आप देखो कि अगर इसको कर्टेल करना होता तो ये लिख देते कि कभी भी कर सकते हैं, है ना, लिख देते कि ये होता है कि पार्लियामेंट जब चाहे तब, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम में ही आपको कर्टेल करेंगे, अदरवाइज पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राइट नहीं कि वो हमारी इन ये फ्रीडम्स को कर्ब कर सके। क्लियरिंग और नॉट प्रेरणा कि तो ये सारी चीज़ें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई थी तो उन्होंने फ्रीडम ही दी थी, लेकिन जब उन्होंने अभी बात के टाइम में ऐसा देखा जाने लगा कि इन चीज़ों को लेके पीस बिगड़ रहा है, तो इस तरह इनको जो है जाके इंसल्ट कर दिया गया इसमें। इसके बाद भी हमारे पास क्लॉजेज हैं कि आपको मैक्सिमम फ्रीडम एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इन सम केसेस ये यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तभी ये कर्टेल हो रहा है। अब क्लियर हो गया? और कोई डाउट? मैम, जैसे कि पब्लिक में अगर कोई स्मोक कर रहा हो तो क्या उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन अब तो फिर वो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि वो मतलब वो फिर डिफरेंट सारी चीज़ें होती ना, तो कि अब वो प्रूव करेगा कि ये इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आप प्रूव करोगे कि मुझे हो रही थी, तो वो दैट इज़ द मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, कि वो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी कि उसने आपके फंडामेंटल राइट को एक्चुअली वायलेट किया या नहीं। अगर वो पर्सन सिगरेट पी रहा था और आपके फंडामेंटल राइट को किस तरह से इन्फ्रिंजमेंट हुआ, दैट इज द मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन एंड इट शुड बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी ओनली, राइट? ओके। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 20। 19 में और कोई डाउट है किसी को? 19 में, सॉरी 18 तो नहीं, 19 में कोई डाउट और है? अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर मैं कोई क्राइम कर देती हूँ तो उसमें मुझे मतलब मैंने क्राइम किया है या किसी ने जो भी पर्टिकुलर है पर्सन है, अगर उसने कोई क्राइम करता है या कन्विक्टेड पर्सन है तो उसको कौन सा फंडामेंटल राइट मिला है, ये है। तो पहला जो इसमें बात करता है वो कहता है नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्सपेक्ट, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये कीवर्ड हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो एक्स पोस्ट फैक्टो, जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये दे दिया और उसमें पूछेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो कौन से आर्टिकल में गिवन है, या नो डबल जियो पार्टी कौन से आर्टिकल में गिवन है, बस इसी तरह से से पूछते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है ये कीवर्ड, लेकिन अभी इसका मतलब समझ लीजिए। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ उसी दिन से, जिस दिन वो लॉ आया उसी दिन से वो आपको वो लागू होगा, ठीक है? आप उसको प्रीवियस डेट से लागू नहीं कर सकते। सपोज कि मैं एक टेंपल में जाती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, या चलो मैं नहीं जाती, स्वाति जाती है, स्वाति गिरी मंदिर में जाती है और वहाँ पे जाके इन्होंने किसी का शूज़ पहन लिया, जूता चुरा लिया और वो जूता ये पहन के चले आए, तो इस तरह से तो ये चोरी हो गई। लेकिन अभी मान लो कि कानून में या हमारे लॉ में ये प्रोविज़न था कि अगर कोई किसी का जूता चोरी करता है तो उसको 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। और आज हमने ये मान लो कि आज 13 जनवरी या 12 जनवरी को स्वाति जाती है और मंदिर में किसी का जूता पहन के चले आते हैं, और अब ये तो अभी तक ये लॉ था कि इनको जूता पहनने के लिए, जूता चोरी करने के लिए 1 महीने की पनिशमेंट, 1 महीने के लिए इनको जेल जाना होगा। लेकिन आज 13 को हम सारी जो ये प्लूटस एकेडमी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, सपोज कि हम पार्लियामेंट है और हम ये कानून बना देते हैं, हम ऐसा लॉ बना देते हैं कि आज के बाद जो भी जूता चोरी करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है? कि उनको हैंग करेंगे अगर किसी ने जूता चोरी किया। और इसको हम क्या करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लागू कर देते हैं कि अब 12 जनवरी से किसी ने अगर जूता चुराया होगा, अगर समवन हैज स्टोलन द शूज ऑन द 12 जनवरी, लॉ तो हम 13 को बना रहे हैं, लेकिन इसको हम कब से इसको इम्प्लीमेंट कब से करा रहे हैं, 1 दिन पहले से करा दे रहे हैं। तो अब स्वाति को क्या हो जाएगी, फांसी, क्योंकि अब इन्होंने तो जूता 12 तारीख को ही चुरा लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा कि जब तो भाई मैंने चुराया था तो उस समय तो यहाँ पे फांसी की कोई बात ही नहीं थी, मुझे बस 1 महीने के लिए जेल जाना चाहिए था। एंड यू आर मतलब यू गाइज आर गिविंग मी
द हैंगिंग पनिशमेंट, आप मेरे को फांसी दे रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। हम इसीलिए ये आर्टिकल 20 ये बोलता है कि कोई भी लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो उसको आप नहीं लाके चालू करा सकते हैं। जिस दिन आपका लॉ शुरू हुआ, अब अगर आज के बाद कोई जूता चोरी करेगा तब तो आप उसको फांसी देंगे, लेकिन ये नहीं कि आप उसको बैक डेट से लागू कर दो, ठीक है ना। अब ये क्लियर, नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब आपको क्लियर हो गया क्या मतलब है। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि एक ही क्राइम के लिए मुझे एक ही पर्टिकुलर, मैंने कोई क्राइम किया उसके लिए आप मुझे 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। सपोज कि मैं प्लूटस IAS एकेडमी में एज अ फैकल्टी काम करती हूँ और इनका एक रूल है कि आपको अपने जो कंटेंट है ये आप किसी मतलब और इंस्टीट्यूशन में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सपोज ऐसा कोई लॉ है और मैंने यूज़ कर लिया, अब प्लूटस IAS एकेडमी ने मुझे ये जो है एक पनिशमेंट दे दी कि आपको ये पनिशमेंट मिलती है कि आपकी इतनी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, कट जाती है। इसके बाद सपोज कि अब ये एक पनिशमेंट तो मुझे प्लूटस एकेडमी ने दे दिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद एक टीचर्स की एक जो टीचर्स का स्टाफ है, जो टीचर्स की हमारी अपनी ग्रुप है, अब एक टीचर्स का ग्रुप भी क्या बोले कि क्योंकि यू हैव डन दिस काइंड ऑफ मतलब यू आर कन्विक्टेड ऑफ डूइंग सच अ क्राइम, तो अब टीचर्स एकेडमी जो टीचर्स लॉबी वो भी मुझे पनिशमेंट दे रही है। अब मैंने क्राइम तो ही किया था, इस क्राइम के लिए मुझे प्लूटस एकेडमी ने तो पहले से ही मतलब मुझे पनिशमेंट दे दी। अब नाउ जो टीचर्स लॉबी है वो भी मुझे पनिशमेंट देगी, तो मुझे एक ही क्राइम के लिए क्या हो रहा है, डबल पनिशमेंट मिल रही है। तो इस चीज़ों को क्या करना है, क्या किया गया है, रोका गया है। तो नो डबल जियोपार्डी, हमें मतलब कोई भी नो एक ही क्राइम के लिए किसी को 2 बार आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। और थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब सपोज कि मैं कोई क्राइम करूं तो आप मुझे ये कंपेल, मतलब मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अभी तो ये प्रूफ नहीं हुआ है, ये तो प्रूफ करेगा या हुआ है या मतलब ये क्राइम हुआ है और किसने किया है ये प्रूफ तो जुडिशरी करेगी, ठीक है। तो अब जो लॉ है वो मुझे ये फोर्सफुली नहीं कर सकता कि मैं अपने ही अगेंस्ट जाके कोर्ट में बोलूँ कि हाँ मैंने ये किया है, मतलब मुझे फोर्सफुली ये चीज़ नहीं कहा जा सकता, मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मैं जो चाहूँ, मतलब जो एक्चुअली मेरा मन है वो मैं जाके अपने कोर्ट में अपनी बातें रखूँगी, मुझे कोई फोर्सफुली नहीं कह सकता अपने अगेंस्ट बोलने के लिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है अपने अगेंस्ट बोलने के लिए मुझे बाइंड नहीं किया जा सकता। क्लियर, ये तीनों वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली यही आता है कि इसका मतलब आपसे नहीं पूछते हैं बेसिकली कि ये क्या, कहाँ से, कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 20 में ये जो है ये क्या है, ये किस आर्टिकल से लिया गया, तो आप इसके कीवर्ड याद रखिएगा। एंड आई होप कि अब आपको ये भूलेगा नहीं इसका मतलब। एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों चीज आपकी आर्टिकल 20 में गिवन है। अब आ जाता है आर्टिकल 21। एक्चुअली आर्टिकल जो 21 है उसमें तो ये कहा गया था कि किसी भी पर्सन को आप ये डिप्राइव नहीं कर सकते, जब मतलब स्टेट है वो ये डिप्राइव नहीं कर सकता कि वो अपना लाइफ एक अच्छे तरीके से जी सके, मतलब पर्सनल लिबर्टी के साथ। यहाँ पे फ्रीडम नहीं, लिबर्टी कहा गया कि वो पर्सनल लिबर्टी से अपनी लाइफ जी सके। जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, आप केवल उसके अगेंस्ट, मतलब अगर कोई लॉ के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, लॉ के अगेंस्ट वो पर्सन कोई काम कर रहा है, तभी और तभी केवल आप रोकेंगे उसको। अदरवाइज वो पर्सन ये इंटाइटल्ड है कि वो अपना एक अच्छा जीवन इंडिया में जी सके। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। अब वो आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। यहाँ पे शैल का यूज किया गया। शैल मतलब दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट कि आप उस पर्सन को डिप्राइव नहीं कर सकते अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जीने में, अगर और केवल अगर वो जो प्रोसीजर स्टेब्लिश है, लॉ का जो प्रोसीजर स्टेब्लिश है उसके अगेंस्ट ना जा रहा हो। लेकिन आपसे आर्टिकल 21 में एक्चुअली तो इतना ही पूछते हैं, लेकिन अभी आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिकल है। वो इसलिए क्योंकि एक केस है। वैसे तो ये आपसे शायद ही आपसे एग्जाम में पूछे, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, और आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो एक आप केस याद रखिएगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 1978 में। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस आर्टिकल 21 को थोड़ा सा डिराइव किया गया, और डिराइव में ये कहा गया कि मतलब जीवन जीने का जो राइट है, लाइफ को जो जीने का राइट है, उसका मतलब सिर्फ जीना ही नहीं है, सिर्फ लाइफ को, तो अगर सिर्फ जीना है तो वो लाइफ को गुजारना है, ठीक है। और लाइफ को गुजारना नहीं, मतलब हर व्यक्ति को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थोड़ा सा क्या होता है, आर्टिकल 21 को थोड़ा सा एक्सपेंड करता है कि जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, जीने का मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ को जीना है। तो आर्टिकल 21 ने क्या कर दिया, इसके स्कोप को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और जब स्कोप को बड़ा कर दिया तो क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि सपोज
कि मैं एक मान लीजिए कि बहुत ही जो रिमोट सेक्शन ऑफ वाले गांव होते हैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, रामापुर, श्यामापुर, इस तरीके के गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे कि मेरे पास जो फंडामेंटल नीड है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, मेरे पास जो प्रॉपर एडिक्वेट खाना होना चाहिए वो नहीं है, वो सारे जो नहीं है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं तो अपना जीवन जी रही हूँ। लेकिन अब मान लो कि मेरे को कैंसर हो जाए, मैं कैंसर से मर जाऊँ, तो फिर तो तब तो चलो ठीक है कि कैंसर की जो मेडिसिन थी वो दैट मेडिसिन आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मैं उससे मेरी डेथ होती। लेकिन मैं इतना इस तरीके से जी रही हूँ कि अगर मुझे जुकाम भी हो गया, मेरे को कोल्ड हो गया, मेरे को कफ हो गया और मेरी डेथ उससे हो जा रही है, तो दैट इज नॉट अ डिग्निफाइड लाइफ ना, कि एक जो बेसिक चीज़ है वो भी अपने सिटीजन्स को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम उनको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो दैट इज द फेल्यूर ऑफ द स्टेट, इट इज द फेल्यूर ऑफ द वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। तो इस चीज़ को क्या किया गया, आर्टिकल 21 को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया और यहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ का कॉन्सेप्ट ला दिया गया कि एक जीवन जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं, जीने को मतलब जीवन को गुजारना नहीं है, बल्कि डिग्निफाइड लाइफ का कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो आप अगर न्यूज़ में आप ये सब देखते होंगे ना, राइट टू प्रिवेसी, कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे क्या देखती हूँ क्या नहीं देखती हूँ, या मतलब मेरा कौन सा ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेके भी आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फूड, राइट टू बेटर हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। तो जितने भी ये राइट्स बढ़ते जाते हैं वो सारा एक्सपेंड कहाँ पे हो रहा है, आर्टिकल 21 में ही वो सब कुछ एक्सपेंड होता है, कि आर्टिकल 21 में ही वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में ही आके फॉलो करती हैं, जहाँ भी ऐसा मतलब जो भी राइट ऐसे इंसल्ट किए जाते हैं वो जो कि ह्यूमन को ह्यूमन की तरीके से जीने के लिए नेसेसरी है। जब भी उस तरीके के राइट का एक्सपेंड होता है, आप न्यूज़पेपर में जब भी इस तरीके के राइट पढ़ेंगे तो वो सारा किसमें फॉलो होता है, आर्टिकल 21 में फॉलो होता है। क्योंकि पहले लाइफ को जीने का मतलब जीना था, अब यहाँ पे कह दिया गया कि जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है बल्कि एक गरिमामय जीवन जीना है, यानी कि डिग्निफाइड लाइफ जीना है। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था। गेटिंग और नॉट? अब आर्टिकल 21 के बाद में आता है आपका आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 21 के बाद में आर्टिकल नंबर 22 ये यहाँ पे देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। आर्बिट्री अरेस्ट मतलब कि देखो दो तरीके से अरेस्ट होता है, एक होता है प्यूनिटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव अरेस्ट का मतलब होता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया उसके बाद मेरा अरेस्ट होगा, तो हम उसको कहते हैं प्यूनिटिव। ठीक है, और क्राइम को रोकने से मतलब कि हमें ये सिर्फ एक ये शक है, ये मतलब कानून को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा क्राइम कर सकता है। ठीक है, तो कानून वो क्या करेगा, उसको वो कानून जो है उस तरीके का क्राइम होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव। और दूसरा होता है प्यूनिटिव, कि क्राइम होने के बाद। ठीक है, तो अब आर्बिट्री अरेस्ट मतलब कि जब किसी पर्सन का अरेस्ट हो जाता है, मान लो कि कोई पर्सन अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राइट दिया है। ठीक है, राइट क्या क्या दिया है कि अगर मान लो कि कोई क्राइम हुआ, सपोज कि प्लूटस IAS एकेडमी में अब कौन सा क्राइम किया है, मान लो कि प्लूटस IAS एकेडमी में एक वो मिला है, आपका गन मिली है, हाँ, और वो गन मिली है दिव्या के पास, वो गन मिली है। तो अब सबसे पहले वो गन मिली है, तो अब पता नहीं वो दिव्या की थी कि नहीं, लेकिन मिली उसके पास से, अब ये अरेस्ट हो गई। इनको क्या क्या राइट अब देंगे आर्टिकल 22 के अंदर, इनको कौन कौन से राइट दिए गए हैं। तो पहला राइट इन्हें दिया गया, और सपोज कि कनीनिका पुलिस ऑफिसर है और इन्होंने जो है दिव्या को अरेस्ट कर लिया, तो ये सबसे पहले दिव्या को क्या करेंगे, दिव्या को ये राइट है कि उनको ये बताया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। कि तो दिव्या के पास ये क्या है कि शी हैज द राइट टू गेट द इन्फॉर्मेशन दैट वाई शी इज अरेस्टिंग, वाई कनीनिका इज अरेस्टिंग मी। तो उसके पास ये राइट होगा कि उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हो। अब दिव्या अरेस्ट हो गई, तो दिव्या को क्या है कि अब वो अपनी बातों को क्या करेगी, बताएगी, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत है, एक लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी। तो दिव्या के पास ये भी राइट है कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकती हैं। और अगर मान लो कि दिव्या की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट कर सके, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी कि वो इनको एक लीगल प्रैक्टिशनर अवेलेबल कराएं। अब एक्चुअली तो वो मान लो दिव्या अपनी बात भी कह सकती है कि नहीं मैंने नहीं किया ये वो, लेकिन क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ लॉ, तो हमें लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। तो दिव्या को कनीनिका को ये भी एक लीगल प्रैक्टिशनर भी उनको प्रोवाइड कराना होगा, और अगर ये चाहें तो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकती हैं। थर्ड बात ये होती है कि अब कनीनिका ने अरेस्ट किया, दिव्या अरेस्ट हुई, लेकिन
अब मान लो कि उन्होंने ग्राउंड में बता दिया, ठीक है, उन्होंने लीगल प्रैक्टिशनर को भी करा दिया, लेकिन अब उनको किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ये डिसाइड करेगा कि अब मतलब कि दिव्या है या नहीं है, दोषी है या नहीं है, तो उसको 24 आवर्स में विद इन द 24 आवर्स में आपको इनको प्रेजेंट करना होगा किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अब जैसे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसमें वो ट्रैवलिंग वेवलिंग होती है, तो ट्रैवलिंग को एक्सक्लूड करके, जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड करके 24 आवर्स का जो टाइम है वो काउंट होता है। अगर इन द केस कि आप 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जा पाते हैं तो उसके बियॉन्ड आप डिटेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें ट्रैवलिंग का टाइम जो है कट हो जाता है, लेकिन अगर मान लो कि 24 आवर्स बीत गए और आप उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जा पाए, तो ये जो फंडामेंटल राइट है, नहीं, वो जो हैबियस कॉर्पस है वो तो हम आपको बताएंगे। हैबियस कॉर्पस इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 32, ठीक है। वहाँ जो आर्टिकल 32 वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात होती है या हाई कोर्ट की बात होती है। वहाँ ये जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी जो मैजिस्ट्रेट है वो आ जाते हैं। जैसे आपने पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इस तरह के भी लोग होते हैं ना, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, तो वो लोग भी डील करते हैं, उनके पास भी लेके वो भी मतलब उनकी भी कोर्ट्स होती हैं एक्चुअली, इफ़ यू आर अवेयर और नॉट, तो वहाँ पे उनको प्रेजेंट करना होता है, राइट। तो आप छोटी छोटी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो नहीं जाओगे ना, तो जो भी दोनों तो बातें से, तो वहाँ पे बेटा वहाँ पे जो भी बात होती है आर्टिकल 32 में कि आपको प्रेजेंट करना होगा इनको हैबियस कॉर्पस में, वहाँ पे कोर्ट के सामने, ठीक है। यहाँ मैजिस्ट्रेट है, कहाँ सेम हुई, मैजिस्ट्रेट में आपका एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, जो कि आपके जैसे ये पीसीएस ऑफिसर्स और ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी भी कोर्ट्स होती है डिफरेंट, ठीक है। गेटिंग और नॉट, अगर आप उनको 24 आवर्स में प्रेजेंट नहीं करा पाते हैं, प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, करा पाते हैं, तो आपको उसके बियॉन्ड, आप 24 आवर्स के बियॉन्ड आप डिटेंशन नहीं कर सकते, आपको उस पर्सन को फिर छोड़ना होगा। तो आपको आर्टिकल 22 क्लियर हुआ? गेटिंग और नॉट? यस मैम। अब यहाँ तक आपका दो राइट आपके खत्म हो गए, राइट टू इक्वलिटी पूरा हो गया एंड राइट टू फ्रीडम आपका पूरा हो गया, ठीक है Ma'am, हाँ। there's a thing like a woman can't be kept in the police station overnight, right? तो वो किसके अंडर आता है? विमेन कांट बी, अरे तो बेटा ये तो हमने आर्बिट्री अरेस्ट जो कंसेप्ट है वो विमेन वाला सेक्शन ही नहीं है। जो भी विमेन्स को हम स्पेशल प्रोविजंस देते हैं वो आर्टिकल 15 में देते हैं कि 15 के तहत अब विमेन को कुछ डिफरेंट जो है चीज़ें दे दी जाती हैं। और ये आर्बिट्री अरेस्ट है, मान लीजिए कि आपका कहना ये कि अगर वो विमेन तो वहाँ पे रात भर के लिए नहीं बैठी तो 24 आवर्स कैसे काउंट होगा, तो वो सारी चीज़ें एक्सक्लूड होके जितनी भी आप फैसिलिटीज़ देते हैं उसको एक्सक्लूड करके 24 आवर्स काउंट होता है। प्रेरणा, गेटिंग और नॉट? ओके एंड और एक ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन है नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू आर टॉकिंग नाउ, टॉक अबाउट द ऑफ इंडिया एंड व्हेन बेटा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, इज इट ओके टू यू कैन टाइप योर क्वेश्चन? हेलो, हाँ अब आ रही है? हाँ प्लीज। ये पूछ रही थी मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी ह्यूमन को जस्ट आस्किंग करके उनको कहा हर कर या हिज या व्हेन दे आर, जब वो कह रहे हैं कि जब वो इंसान के बारे में, इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो आर दे सेइंग हिज राइट्स और हर राइट्स या समझ रहे हैं आप क्वेश्चन? बेटा आपकी वॉइस ही नहीं क्लियर हो रही है। एनीवन मोर गेटिंग व्हाट शी इज आस्किंग? मैम ये कह रही है कि हम किसी के राइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम हिज राइट कहते हैं, हर राइट कहते हैं या इट राइट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या यूज हिज होता है एक्चुअली, इट नहीं कहते, हिज कहते हैं, और वो डिराइव्ड होता है दोनों से, हिज और हर दोनों उसमें कवर हो जाते हैं। और ज़्यादातर तो वहाँ पे ये और हिज और हर को हटा के सिटीजन्स राइट मेंशन है, सिटीजन्स राइट। गेटिंग और नॉट? यस। और वैसे मैम Anything? इंग्लिश में तो इजी यूज होता है क्योंकि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है तो ज्यादातर चीजों में इजी लगाते हैं। सिटीजन्स राइट ही वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने दे के रखा है, सिटीजन्स राइट ही बोलते हैं। नाउ क्लियर? अब ये दो एमसीक्यू कर लीजिए तो आज का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। 19 ओके, कैन एनीवन ऑफ यू समराइज आर्टिकल 19 फॉर अस? आर्टिकल 19 को कोई समराइज कर पाएगा आप में से? आप स्लाइड खोल लो, वहां से बता दो आर्टिकल 19 को।
एनीवन? मैम आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि हम कोई भी ग्रुप्स बना सकते हैं अगर हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट मैच होता है तो। फ्रीडम ऑफ असेंबली के असेंबली वही हम असेंबली बना लेते हैं छोटी छोटी और डिबेट आपस में डिस्कस करते हैं ये सब चीज़ें। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कि हम कहीं भी रह सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जो आपने बताए थे। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कहीं भी जाना चाहें हम जा सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हम कोई भी प्रोफेशन जो भी इंटरेस्ट है हमारा वो हम ले सकते हैं, प्रोफेशन में जा सकते हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार मतलब दिखते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम दिख जाते हैं। और आर्टिकल 22 में कनिनिका आप बताओ, नो डबल जियो पार्टी का क्या मतलब है? कनिनिका, कैन यू आंसर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो डबल जियो पार्टी? एनीवन मोर? मैम एक क्राइम के लिए 2 पनिशमेंट मिल सकती है। Great. Now answer this question. Answer this question. Which fundamental right of the Constitution deal with the abolition of title? Abolition of title किससे हटाया गया था? Article 18. Right? 18. अच्छा, Article 15 में क्या given है? Article 15 क्या है? प्रेरणा, can you answer what we have discussed in Article 15? Yes, ma'am. The state shall not discriminate against citizen on grounds only of religion, sex, or creed. And there's a clause too which talks about the positive discrimination, wherein laws can be brought in for the welfare of women and children since they have been exploited over the time. Good. Others, what you are asking about the previous lecture? Others, what you are asking about the previous lecture? Citizenship Act 1955 ने born before 1987 कैसे हुआ? ये तो अरे तो 1955 में एक्ट बनता है ना, तो उस 1955 का एक्ट बना, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप उसी एक्ट से डिराइव्ड हो रही है। आज भी जो भी इंसल्ट होता है, तो कुछ भी इंसल्ट होता है तो 1955 के एक्ट में हो जाता है, ठीक है। अब एक्ट का जो टाइटल है वो तो यही है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब उसमें जो जो चीज़ें इंसल्ट हो रही है वो उसी मतलब किसी भी ईयर में हो रही है, हो तो उसी एक्ट में रही है ना, तो इसलिए 1987 की बनी। नाउ क्लियर और नॉट? Adarsh, clear? Prerna, you ask what you are asking. Is there any right which, I mean, any article which specifically talks about freedom to follow any religion, or can we take it under freedom of association? Actually बेटा we are discussing, अभी तो हमने सिर्फ आपके 2 ही राइट कवर किए हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो ये सारे जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट है, तो उसमें जो आपका ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस का है वो भी तो दिया हुआ है। तो अभी तो ये हमने डिस्कस ही नहीं किया, अभी तो हम इन्हीं 2 पे है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम वी हैव डिस्कस्ड। अभी ये 4 आपके बचे हुए हैं, तो जो ये जितने बचे हैं वी विल डिस्कस इट बाय टुमारो। कल हम कोशिश करेंगे आपका फंडामेंटल राइट कल पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट द डीपीएसपी एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आज के टॉपिक में इज देयर एनी डाउट? नो डाउट इज देयर, आई डो नॉट थिंक कि कोई डाउट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट आई एम थिंकिंग कि जितना टॉपिक हमने कवर कर लिया नॉट फंडामेंटल राइट, उसके पहले यानी कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और आपका सिटीजनशिप वाला, उसके क्वेश्चन 15, 20, 25 जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि कल ही मैं आपको शीट दे दूँ कि आप उतने क्वेश्चन यू गाइस डू ऑल दोज क्वेश्चन, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूरे वीक का वेट करके फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा। तो जितने पार्ट हमने कर लिए उतने क्वेश्चन उतने एमसीक्यूज आप पहले कर लो, फंडामेंटल राइट के एमसीक्यू की शीट हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। क्लियर और नॉट? ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।